गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा था उसका आगे का पार्ट देखेंगे, जहाँ पर हमने पेज नंबर 21 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन्स क्या होता है कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। कि जब हमारी कोई भी बीमारी होती है हमारी बॉडी को, तो अंदर उसके क्या जो भी माइक्रोब जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं या हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो रोग से लड़ने की, तो वो उस बीमारी से या उस माइक्रोब से लड़ती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर्स अगेन। तो हमारी बॉडी हमेशा ये ध्यान रखती है कि किस तरीके से उन माइक्रोब से लड़ना है अगर हमारी बॉडी को वो इंटर करते हैं। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। कि अगर कोई कहते हैं कमजोर या कह सकते हैं जो खत्म माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो जो हमारी हेल्दी बॉडी होती है वो क्या करती है, उन माइक्रोब्स को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। किससे? एंटीबॉडीज के थ्रू। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, जो भी बीमारियां होती हैं जो हमारी बॉडी को लगती है उनसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखती है। तो आज के टाइम में जो कोरोना चल रहा है अभी कोविड-19, तो वो भी क्या है, अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज है तो वो भी उससे लड़ सकती है। ठीक है, तो अगर कोई दवाई आती है कोरोना की, तो सबसे पहले क्या रोल रहेगा उसका कि अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज सही से बढ़ रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी। This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. कि जो भी बीमारियाँ होती हैं जो अपनी कहते हैं ना मेन बीमारी, कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सब क्या वैक्सीनेशन के थ्रू इनको दूर किया जा सकता है। आगे कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन्स फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो इन्होंने एडवर्ड जेनर ने 1798 में वैक्सीन निकाली थी। कौन सी? स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कि अपने बचपन में आपने कभी भी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो आपके लगे होंगे जो आपको याद होंगे। तो बेसिकली जो बताया जा रहा है वो वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है। जो वैक्सीन जैसे अभी कोविड चल रहा है उसकी कोई वैक्सीन अब तक बनी नहीं है, मे बी वो नेक्स्ट ईयर आपकी आ सकती है वैक्सीन। तो वैक्सीन में ये बताया गया कि वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है जो उस रोग से लड़ने की क्या करती है, ताकत देती है हमारी बॉडी को। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्या आप कुछ बीमारियों की टेबल बना सकते हैं अपने पेरेंट्स की मदद लेके। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दी डिजीज। कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने बच्चों को सारी बीमारियों से बचाना है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। उसके लिए क्या है कि आपके जो हॉस्पिटल है उसके पास उसके अंदर वैक्सीन आपको मिल जाएगी। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। मोस्टली जो आपने देखा होगा जो आपके टीवी पर प्रोग्राम आते रहते हैं पोलियो के, कि पोलियो की 2 बूंद पिलाइए। तो किस लिए बताया जाता है, ताकि वो अगर आप पोलियो की बूंद नहीं पिलाते हैं या पोलियो नहीं पिलाते हैं तो आगे चल के क्या होता है, जो आपकी जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं वो डिफेक्टेड हो जाती है। इसलिए पोलियो की दवा हमेशा पिलानी चाहिए। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। तो पोलियो ड्रॉप क्या है, लाइक एक वैक्सीन है जो आप बच्चों को दी जाती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. तो आज के टाइम में क्या इंडिया में और बाकी कंट्रीज में क्या है, लार्ज कह सकते हैं बड़े पैमाने पर वैक्सीन को बनाने का काम चल रहा है, जो अलग अलग बीमारियों से अलग अलग टाइप की लड़ने की क्षमता देती है। तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन होती है। ऐसा नहीं कि एक ही वैक्सीन सारी बीमारियों में काम हो जाए। अगर ऐसा होता तो आज ये जो कोरोना चल रहा है ये नहीं होता। आगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल
विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटीज को बढ़ाते हैं, जिसकी उपजाऊ बनाते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। इनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। देखिए आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एलगे। आगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि आपको एनवायरनमेंट आपका क्लीन रखना चाहिए। कि बुजू एंड पेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर along with their friends. They collected wastage of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Buzu and Pehli wanted to know how this had happened. बुजू एंड पहली क्या किया, जो उनके घर के पास के जो भी कचरा था, जो कचरा के प्लांट्स थे जो खराब और जो कचरा था जो भी थे, उनको उन्होंने क्या किया, इकट्ठा करके एक जगह पर पुट कर दिया। और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा तो वो क्या मैन्योर में चेंज हो गए, जो आपके खेतों में डाली जाती है एज खाद के रूप में। तो ऐसा क्यों रहता है कि अगर आप आसपास आपका कचरा है तो वो क्या करेगी, आपकी आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देगी, गंदा करेगी, जिससे कि आपकी बॉडी में बीमारियां एंटर कर जाएंगी। तो इसलिए बताया गया कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखना चाहिए। तो वो बुजू और पहली ने जब उसको देखा कि वो मैन्योर में चेंज हो गया तो उन्होंने ये सोचा ये कैसे हुआ। Do you find any difference in the contents of एक्टिविटी देखेंगे 2.5। Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A. Things like polythene bags, empty glass bottle and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 or 4 weeks. आपको 2 पोट लेने हैं, उसमें आधे तक मिट्टी भर देनी है, उसके बाद उसके अंदर कुछ कचरा दोनों पोट में डालने हैं। एक में लिखना है A पोट, दूसरे में B। उसको डालने के बाद आपको 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना, उसके बाद देखकर नोटिस करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पोट्स। तो आपको कुछ डिफरेंट दिखता है दोनों पोट्स में। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर ऐसा है तो क्या है वो डिफरेंस। यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन अ पोट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन, कि जो पोट ए था जिसमें आपने प्लांट का वेस्ट डाला था वो क्या बन चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो प्लांट वाला वेस्ट था वो क्या कन्वर्ट हो चुका है माइक्रोब्स में, मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन द प्लांट्स अगेन। एंड डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी द polythene bag, empty glass bottles and broken toy part did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. और जो पोट बी था जिसके अंदर हमने प्लास्टिक का और सामान डाला था, वेस्टेज डाला था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है क्योंकि उसमें माइक्रोब्स कन्वर्ट नहीं करते हैं उसको मैन्योर में। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and the animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. आपने देखा होगा कि अगर आप खुले में कोई एनिमल से मर के गिरा हुआ है या खत्म हो गया है तो वो अगर वो उसी जगह पड़ा तो धीरे धीरे क्या होता है वो वहाँ से एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं जो उसके ऊपर लग जाते हैं वो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से एकदम फिनिश कर देते हैं। वो किसकी हेल्प से होता है, माइक्रोब्स की हेल्प के थ्रू ही होता है, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक तरीके से मैन्योर में। तो यहाँ तक आगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आगे हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों कह सकते हैं कि बेनिफिट भी है उसका और कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि आप उसका कोई भी अगर मैन्योर में काम आता है, मैन्योर बनाने में कोई भी वेस्टेज होता है, प्लांट वेस्टेज, जिससे हम मैन्योर में बना सकते हैं, या फिर जो आपका दूध से दही बन रहा है, ये सब क्या है हमारे लिए एडवांटेज है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट कुछ इसके नुकसान भी हैं। अब वो क्या नुकसान है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे नुकसान पहुँचाते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। जैसे कि नुकसान का मतलब जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके फूड को अगर रख देते हैं, उसको ओपन में रख दिया तो वो ख़राब हो जाता है, यानी सड़ जाता है, जो आपके फिर खाने लायक नहीं रहता है, तो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं।
तो वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।